जरा एक ऐसे किसान की कल्पना कीजिए जिसके पास देश की सबसे बेहतरीन और एकदम पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी है। वो पूरी मेहनत से फसल उगाता है। हाँ, और मान लेते हैं कि मौसम भी उसका पूरा साथ दे रहा है। बिल्कुल। खेत में एकदम लहलहाती हुई फसल खड़ी है, लेकिन साल के अंत में जब वो अपना हिसाब करता है ना, तो वो पूरी तरह से घाटे में होता है। ये सुनने में तो बेहद अजीब लगता है। मतलब अगर मिट्टी में कोई कमी नहीं थी और बीज भी अच्छे से उग गए, तो फिर ये आर्थिक विफलता कैसे हो गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास को डिकोड करने जा रहे हैं। जी, और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इस विज्ञान को बहुत ही बारीकी से परत दर परत खोलती है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की कृषि विज्ञान पुस्तक के पहले अध्याय पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है शस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। एकदम सही। और ये जो विस्तृत नोट्स हैं, इन्हें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर आंगई के कृषि व्याख्याता डॉक्टर नीरज सारस्वत ने तैयार किया है। तो जो भी विद्यार्थी जेट या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सामग्री एक तरह से मास्टर की है। बिल्कुल एक मास्टर की ही है, क्योंकि अक्सर लोग कृषि को सिर्फ खेत जोतने और बीज बोने तक सीमित मान लेते हैं। हाँ, लेकिन जब हम शस्य विज्ञान, मतलब जिसे एग्रोनॉमी कहा जाता है, उसकी गहराई में जाते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। एग्रोस यानी खेत और नॉमोस यानी प्रबंधन। ये सिर्फ पौधों को बड़ा करने की बात नहीं है। मुझे तो ये पूरा ढांचा ना एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के संचालन जैसा लगता है। मतलब शस्य विज्ञान उस कंपनी का सीईओ है। अरे वाह, ये सीईओ वाली उपमा बहुत ही सटीक है। है ना? आपके पास जमीन, पानी और बीज रूपी कर्मचारी तो हैं, लेकिन बिना सही मैनेजमेंट के उत्पादन हो ही नहीं सकता। जी, और वो सीईओ सिर्फ एक उत्पाद नहीं बना रहा है। शस्य विज्ञान का दायरा तो अर्थव्यवस्था की कई बड़ी धमनियों को जीवित रखता है। तो क्या इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ पेट भरना या ज्यादा अनाज पैदा करना है, या इसके आर्थिक पहलू ज्यादा हावी हैं? इसके औद्योगिक पहलू बहुत हावी हैं। सोचिए जरा, डेयरी उद्योग पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि चारा फसलों का प्रबंधन कैसे हो रहा है। अच्छा, हाँ। वस्त्र उद्योग के लिए कपास और सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू भी तो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये केवल खाद्य सुरक्षा का विज्ञान नहीं है, बल्कि पूरी औद्योगिक सप्लाई चेन को कच्चा माल मुहैया कराने का एक बहुत ही नपातुला आर्थिक तंत्र है। तो इसी कारण से उस किसान का दिवालिया होना समझ में आने लगता है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, और यहाँ मुझे नोट्स में दी गई एक अवधारणा बहुत स्पष्ट करनी है, जो अक्सर लोगों को उलझा देती है। आप मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता की बात कर रही हैं ना? अक्सर हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में कर लेते हैं यार। एकदम सही, लेकिन विज्ञान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्वरता का सीधा सा मतलब है मिट्टी की रासायनिक और भौतिक क्षमता। मतलब कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश जैसे तत्व कितनी मात्रा में मौजूद हैं। हाँ, जैसे हम लैब में एक टेस्ट ट्यूब के जरिए आसानी से माप सकते हैं, जबकि उत्पादकता पूरी तरह से एक आर्थिक पैमाना है। उत्पादकता का अर्थ है प्रति हेक्टेयर उपज का वो मूल्य जो बाजार में नकदी के रूप में बदलता है। जी, लैब का टेस्ट ये कभी नहीं बता सकता कि मिट्टी उत्पादक है या नहीं। इसी बात को स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में लिखा गया है। हाँ, वो वाक्य मुझे बहुत पसंद आया कि कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन उत्पादक भूमि के लिए उपजाऊ होना आवश्यक है। क्या बात है। अगर मैं इसे खेल की भाषा में कहूं, तो उर्वरता किसी खिलाड़ी का वो प्राकृतिक टैलेंट है जो उसके अंदर जन्म से है। अच्छी उपमा है। हाँ, मतलब उसकी तकनीक बेहतरीन है, लेकिन उत्पादकता ये बताती है कि जब वो खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो असल में उसने कितने रन बनाए। टैलेंट होने का मतलब ये तो नहीं कि सेंचुरी लगेगी ही। बिल्कुल सही। प्राकृतिक टैलेंट और मैदान पर प्रदर्शन के बीच बहुत से बाहरी कारक होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे खेत और बाजार के बीच होते हैं। लेकिन अगर मिट्टी में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं तो वो उत्पादक क्यों नहीं होगी? मैं बताती हूँ। मान लीजिए उस किसान की मिट्टी में उर्वरता 100% है, लेकिन उसका खेत मुख्य सड़क और शहर के बाजार से बहुत दूर है। ओहो, तो परिवहन का खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, जब वो अपनी फसल को मंडी तक ले जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन और डीजल का खर्च इतना ज्यादा आ जाता है कि उसका लाभ शून्य हो जाता है। अच्छा, मतलब मिट्टी उपजाऊ तो थी, लेकिन आर्थिक रूप से उत्पादक नहीं रही। एकदम सही। या फिर कोई ऐसी फसल बो दी गई जिसकी बाजार में अचानक से मांग ही गिर गई हो। हाँ, बम्पर पैदावार होने के बावजूद
कीमतें औंधे-मुँह गिर जाती हैं। मतलब अर्थशास्त्र के नियम खेत की मिट्टी के रसायनों पर हावी हो जाते हैं। सिर्फ अर्थशास्त्र ही नहीं, मौसम की मार भी एक बड़ा कारक है। फसल कटने को तैयार है और अचानक ओलावृष्टि हो जाए। तो उर्वरता जस की तस रहने के बावजूद उत्पादकता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए सफल कृषि प्रबंधन में सिर्फ मिट्टी की जांच काफी नहीं है, बल्कि बाजार के रुझान और मौसम का पूर्वानुमान लगाना भी उतना ही जरूरी है। चलिए मान लेते हैं कि हमने परिवहन और बाजार सब मैनेज कर लिया। हमारी मिट्टी की फैक्ट्री उपजाऊ भी है और उत्पादक भी। हाँ। लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि इस फैक्ट्री की दीवारें सुरक्षित नहीं है। एक खामोश चोर लगातार इसकी सबसे कीमती संपत्ति चुरा रहा है। आप मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं। जी, ये कृषि के सामने मौजूद सबसे गंभीर संकटों में से एक है ना? बिल्कुल। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में ही सारा कार्बनिक पदार्थ और पौधों के लिए जरूरी जीवन होता है। प्रकृति की तो बड़ी ताकतें, मतलब पानी और हवा, इसी परत को लगातार विस्थापित करती रहती हैं। पानी से होने वाले क्षरण के जो चरण हैं, उनके पीछे की भौतिकी सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, जब मैंने बौछार क्षरण के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ बारिश की बूंदों का गिरना नहीं है। वो एक बम की तरह काम करती हैं। एकदम सही। आसमान से तेज गति से गिरती हुई पानी की एक बूंद जब मिट्टी से टकराती है तो वो एक छोटे बम की तरह फटती है। जी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा मिट्टी के आपस में जुड़े हुए कणों को तोड़ देती है और उन्हें हवा में उछाल देती है। और बस वहीं से मिट्टी के कटान की असली शुरुआत होती है। हाँ, कणों के अलग होने के बाद जब पानी खेत की सतह पर बहना शुरू करता है तो आता है दूसरा चरण, जिसे परत क्षरण कहते हैं। और इसे सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत पानी के साथ एक चादर की तरह समान रूप से बह जाती है। बिल्कुल, ये नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। यार, इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के बैंक खाते से ना हर दिन सिर्फ 1 रुपए कट रहा हो। अरे बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? 1 रुपए कम होने पर किसी को तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल बाद जब वो अपना बैलेंस देखेगा तो दिवालिया होने की कगार पर होगा। सही कहा। किसान को अपने खेत में कोई बड़े गड्ढे या नालियां दिखाई नहीं देती तो उसे लगता है सब ठीक है। लेकिन सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी की असली दौलत है, वो तो परत दर परत बह चुके होते हैं। वो अदृश्य नुकसान सबसे भारी पड़ता है। लेकिन अगर इस परत क्षरण को भी नजरअंदाज कर दिया जाए तो पानी अपना रास्ता बना लेता है। मतलब ढलान वाली जगहों पर छोटी छोटी नालियां बनने लगती हैं जी, जिसे रिल क्षरण कहते हैं। इस अवस्था में किसान अगर समय पर जुताई कर दे तो इन छोटी नालियों को भर सकता है। लेकिन अगर रिल क्षरण को भी छोड़ दिया जाए तो पानी का वेग उन छोटी नालियों को इतनी गहरी खाइयों में बदल देता है कि वहां ट्रैक्टर चलाना तो दूर, इंसान का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, और इसे अवनालिका क्षरण या गली इरोजन कहते हैं, जो खेत की पूरी बर्बादी का अंतिम चरण है। चंबल के बीहड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? बिल्कुल सही, चंबल के बीहड़। और पानी तो मिट्टी काटता ही है, लेकिन नोट्स में वायु क्षरण की जो प्रक्रिया समझाई गई है वो भी बहुत खतरनाक है। यार, वो तो मुझे किसी एनिमेटेड फिल्म के सीन जैसी लगी। वायु क्षरण में जो हवा चलती है वो मिट्टी को 3 अलग-अलग तरीकों से उड़ाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उच्छलन। हाँ, वायु क्षरण से होने वाले कुल नुकसान का लगभग 50 से 75% हिस्सा सिर्फ इसी उछलन के कारण होता है। जी, इसमें 0.1 से 0.5 मिलीमीटर आकार के कण शामिल होते हैं। हवा का दबाव इन कणों को हवा में उछालता है और ये थोड़ी दूर जाते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस जमीन पर गिरते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब ये जमीन पर गिरते हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा अन्य कणों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे और कण हवा में उछलते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल बिलियर्ड्स के खेल जैसा है, जहां एक गेंद दूसरी गेंद को जोर से मारती है और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये एकदम सटीक उपमा दिया आपने। इसके अलावा जो कण बहुत बारीक होते हैं, मतलब 0.1 मिलीमीटर से भी छोटे, वो हवा में लटक जाते होंगे। हाँ, वे इतने हल्के होते हैं कि हवा के साथ लटककर हजारों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। इसे निलंबन कहते हैं। और जो भारी कण हैं जो उछल नहीं सकते, उनका क्या होता है? जो कण 0.5 मिलीमीटर से बड़े होते हैं वे बस हवा के दबाव से जमीन की सतह पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसे सतह सर्पण कहते हैं। अच्छा, तो अब इस खामोश चोर को रोकने के लिए जो संरक्षण के तरीके हैं वे हवा और पानी की इसी भौतिकी को तोड़ने का काम करते हैं। जी,
जैसे समोच्च खेती में ढलान के विपरीत दिशा में हल चलाया जाता है। इससे पानी के बहाव का रास्ता कटता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। मुझे तो वो पलवार वाली तकनीक भी बहुत शानदार लगी। हाँ, मल्चिंग। इसमें मिट्टी को सूखी घास या प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। तो जब बारिश की बूंद गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा मिट्टी से टकराने के बजाय पलवार द्वारा सोख ली जाती है। मतलब बौछार शरण शुरू ही नहीं हो पाता। एकदम सही। और इसी तरह वायुरोधी वृक्ष पट्टियां हवा की गति को धीमा कर देते हैं, जिससे हवा में इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो उच्छलन जैसी प्रक्रिया शुरू कर सके। जी, ये सब बल और गति को नियंत्रित करने का ही विज्ञान है। तो अब हमारे पास एक सुरक्षित और उपजाऊ फैक्ट्री तो आ गई, लेकिन कोई भी फैक्ट्री तब तक आउटपुट नहीं दे सकती जब तक उसमें सही इनपुट ना डाला जाए। बिल्कुल। मिट्टी अगर इस पूरी प्रणाली का हार्डवेयर है तो बीज वो सॉफ्टवेयर है जो तय करेगा कि आखिरकार फसल का ब्लूप्रिंट क्या होगा। एक आम धारणा है कि गेहूं का जो दाना हम चक्की में पिसवाने के लिए लाते हैं वही बीज है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से हर दाना बीज नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। एक बीज को तकनीकी रूप से बीज कहलाने के लिए कई कड़े मानकों से गुजरना होता है। जैसे कि उसमें आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए, भौतिक रूप से वो साफ होना चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो जीवित होना चाहिए। उसके अंदर एक पूरा पौधा बनने की जैविक क्षमता होनी चाहिए। हाँ, नोट्स में उत्तम बीज के जो मानक दिए गए हैं वे बहुत सूक्ष्म हैं। जैसे बीज में नमी की मात्रा 12% से कम होनी चाहिए। शुरुआत में लगता है कि नमी तो बीज के लिए अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन असल में अगर भंडारण के समय नमी ज्यादा होगी तो बीज के अंदर श्वसन दर बढ़ जाएगी। अच्छा। और फफूंद पैदा करने वाले एंजाइम्स सक्रिय हो जाएंगे जो बीज को सड़ा देंगे। एकदम सही। इसके अलावा न्यूनतम अंकुरण क्षमता के आंकड़े भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, मैंने देखा। गेहूं के लिए ये 85% है, जबकि कपास के लिए मात्र 65%। ऐसा क्यों है? ऐसा कपास के बीज की जैविक संरचना के कारण होता है। कपास के बीज का आवरण बहुत कठोर होता है। और उसके ऊपर रेशे भी तो होते हैं। जी, जो नमी को अंदर जाने से रोकते हैं। इसलिए प्राकृतिक रूप से इसके 100 में से सिर्फ 65 बीज ही औसतन अंकुरित हो पाते हैं। तो ये जानना किसान के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो खेत में बीज की सही मात्रा डाल सके। बिल्कुल। यार, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा बीज उत्पादन की वो लंबी यात्रा है जिसे आमतौर पर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, उन्नत बीज सीधे किसी लैब से किसान के खेत में नहीं पहुंचता। इसे कई पीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। इसे एक एम्प्लीफिकेशन प्रक्रिया की तरह समझा जा सकता है। सबसे पहले कृषि वैज्ञानिक मूल केंद्रक बीज विकसित करते हैं। जी, जो 100% आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है और सिर्फ मुट्ठी भर ही होता है। तो इस मूल केंद्रक बीज को हजारों किसानों को तो बांटा नहीं जा सकता। नहीं, इसलिए इसे कृषि अनुसंधान केंद्रों की कड़ी निगरानी में उगाकर प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। अच्छा, और इसी पर वो सुनहरे पीले रंग का टैग लगता है ना? एकदम सही। फिर इस प्रजनक बीज से एक बड़े स्तर पर आधार बीज का उत्पादन किया जाता है, जिसे सफेद टैग दिया जाता है। और आखिरकार इस आधार बीज से तैयार होता है प्रमाणित बीज, जिस पर नीले रंग का टैग लगता है। जी, और यही वो बीज है जो किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए मिलता है। इतनी लंबी श्रृंखला इसलिए बनाई गई है ताकि हजारों हेक्टेयर में बीज का उत्पादन करते समय उसकी जेनेटिक प्योरिटी खराब ना हो। हाँ, और कोई अनचाहा म्यूटेशन उसमें ना आ जाए। अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि पृथक्करण दूरी का विज्ञान भी काम करता है। आइसोलेशन डिस्टेंस। मैंने पढ़ा कि जब मक्का का आधार बीज तैयार किया जाता है तो उस खेत से 400 मीटर की परिधि में मक्का की कोई अन्य किस्म नहीं होनी चाहिए। जी, ये एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक नियम है। 400 मीटर तो लगभग आधा किलोमीटर होता है यार। हवा के जरिए होने वाले पर परागण की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। मक्का के परागकण बहुत हल्के होते हैं। तो अगर 200 या 300 मीटर दूर किसी दूसरे खेत में मक्का की कोई दूसरी किस्म लगी है तो हवा उसके परागकण उड़ाकर हमारे शुद्ध बीज वाले खेत तक ले आएगी। हाँ, और इससे जो बीज बनेगा उसका जेनेटिक कोड बदल चुका होगा और उसकी पैदावार क्षमता गिर जाएगी। ये तो प्रकृति की सूक्ष्म इंजीनियरिंग को इंसानी विज्ञान द्वारा डिकोड करने का बेहतरीन उदाहरण है। प्रकृति की इंजीनियरिंग की बात करें तो इसी अध्याय में एक और अवधारणा है जो पौधों की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बीज सुप्तावस्था या सीड डोमेंसी। हाँ यार, जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे सबमरीन यानी पनडुब्बी की याद आ गई। अच्छा, वो कैसे? जब पनडुब्बी को खतरे का एहसास होता है तो वो स्टेल्थ मोड में चली जाती है।
अपने सारे सिग्नल बंद कर लेती है और रडार से गायब हो जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सुप्तावस्था जैसी ही स्थिति है। हाँ ना, बीज के पास सब कुछ मौजूद है। मतलब मिट्टी में सही नमी है, हवा है, तापमान अनुकूल है, फिर भी वो उगने से साफ इनकार कर देता है। और ये इनकार असल में विकासवाद की एक बहुत बड़ी रणनीति है। सर्वाइवल मैकेनिज्म। जी, पौधे जानते हैं कि अगर नमी मिलते ही ये सारे बीज एक साथ उग गए और 2 दिन बाद अचानक भयंकर सूखा पड़ गया तो पूरी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। बाप रे। इसलिए वे कुछ बीजों को एक तरह की कोमा या गहरी नींद में धकेल देते हैं। बिल्कुल। ये सुप्तावस्था 3 अलग-अलग तरीकों से काम करती है। पहली है प्राथमिक सुप्तावस्था, जो बीज की अपनी अंदरूनी शारीरिक बनावट के कारण होती है ना। हाँ, बीज अपना आवरण इतना सख्त कर लेता है कि पानी अंदर ही न जा पाए। मतलब दरवाजे पर बाहर से ही ताला जड़ दिया गया है। एकदम सही। और दूसरी है द्वितीयक सुप्तावस्था। ये तब होती है जब बीज उगने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन बुआई के तुरंत बाद अगर अचानक बहुत तेज गर्मी पड़ जाए या मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो डर कर सुप्तावस्था में चला जाता है। हाँ, वो इंतजार करता है कि जब तक पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगा वो अपना अंकुरण शुरू नहीं करेगा। सबसे दिलचस्प मुझे तीसरी स्थिति लगी, बलकृत सुप्तावस्था। हाँ, बलकृत सुप्तावस्था। ये पर्यावरण द्वारा बीज पर जबरदस्ती थोपी जाती है। जी, मान लीजिए जुताई के दौरान कोई बीज मिट्टी में बहुत गहराई में चला गया, जहां न तो उसे सूरज की रोशनी मिल रही है और न ही सही ऑक्सीजन। तो वो बीज मरता नहीं है, वो बस अपना मेटाबॉलिज्म इतना धीमा कर लेता है कि वो सालों तक उसी गहराई में जिंदा पड़ा रहता है। और इसी कारण से जब कई सालों बाद किसान खेत की गहरी जुताई करता है और नीचे की मिट्टी ऊपर आती है तो अचानक से बहुत सारे खरपतवार उगाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सालों से अंधेरे में दबे उन बीजों को जैसे ही प्रकाश और हवा मिलती है, उनकी बलकृत सुप्तावस्था टूट जाती है और वे जाग जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि विज्ञान सिर्फ मिट्टी में बीज डालने की कला नहीं है। जी, ये अर्थशास्त्र, भौतिकी, आनुवांशिकी और मौसम विज्ञान का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। हाँ, मिट्टी की उत्पादकता का बाजार से जुड़ा हो, या हवा और पानी के बल को रोकने की तकनीकें, या फिर बीजों का जेनेटिक सफर और उनकी सुप्तावस्था की रणनीतियां, ये सब मिलकर ही एक सफल फसल का निर्माण करते हैं। सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। कैसा सवाल? हमने देखा कि बीज की सुप्तावस्था प्रकृति द्वारा दी गई एक ऐसी ढाल है जो प्रजातियों को विपरीत परिस्थितियों में विलुप्त होने से बचाती है। हाँ, ये उनका प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। लेकिन आज की जो व्यावसायिक कृषि है उसमें जल्दी उत्पादन लेने के लिए हम रसायनों और हार्मोन्स का उपयोग करके बीजों की सुप्तावस्था को कृत्रिम रूप से तोड़ रहे हैं। हम उन्हें जबरदस्ती जगा रहे हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसान अपनी व्यावसायिक जल्दी के चक्कर में करोड़ों सालों के विकासवाद से बने प्रकृति के इस इनबिल्ट टाइमर को बाईपास नहीं कर रहा? ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है। मतलब यदि हम बीजों को खुद की रक्षा करने की उनकी प्राकृतिक क्षमता से ऐसे ही वंचित करते रहे तो भविष्य की अनिश्चित जलवायु में इसका हमारी खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? ये सच में प्रकृति के टाइमर को अपने टाइमर से बदलने जैसा है, जिसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। विज्ञान और प्रकृति के बीच की ये रस्साकशी ही तय करेगी कि भविष्य में हमारे खेतों में क्या और कैसे उगेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। निश्चित रूप से प्रकृति के तंत्र को समझना और उसके साथ सामंजस्य बिठाना ही टिकाऊ कृषि का एकमात्र रास्ता है। एकदम सही। तो इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।